हाँ, इसके पहले आप लोगों ने गॉस थ्योरम देखा है, ठीक है। गॉस थ्योरम में ठीक है इक्वेशन बता देता हूं, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस, ये सभी चार्जेस का सम है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। तो ये याद रखो। अच्छा ये भी याद रखना अगर मीडियम में है तो इट कैन बी रिटन एज Q अपॉन K एप्सिलॉन जीरो, अगर मीडियम में है तो। और यहाँ काय में है एयर या वैक्यूम, तो सिर्फ यहाँ नीचे K लगा देना बस, तो K की वैल्यू 1 डाल दो तो यही बनेगा, तो ये याद रखो। फिर से बता रहा है शॉर्ट में, अगर अंदर रिजल्टेंट चार्ज पॉजिटिव आया तो फ्लक्स कौन सी डायरेक्शन में बताया था, आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अगर रिजल्टेंट अंदर जितने भी चार्ज है उन सबकी सम करेंगे, अगर वो निगेटिव आया, ये बताया पिछले वीडियो में, तो फ्लक्स जो रहेगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा ऐसे। और बाहर अगर है चार्ज सरफेस के तो जितने लाइन ऑफ फोर्स एंटर करेंगे उतने ही बाहर जाएंगे, सो फ्लक्स कितना लिया था, 0। तो ये 3 पॉइंट नोट में याद रखो, 1 2 और ये 3। तो गॉस थ्योरम में याद रखो, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू the sum of all the charges, algebraic sum of all the charges enclosed by that surface divided by epsilon 0। बस इतना याद रखना। अगर रिजल्टेंट अंदर जो है जितने भी चार्ज होंगे उन सबको सम करने के बाद अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा होगा तो फ्लक्स कौन सी डायरेक्शन में रहेगा, आउटवर्ड। और रिजल्टेंट अगर निगेटिव आ रहा होगा, ये एग्जांपल बताए थे ना, तो कौन सी डायरेक्शन में रहेगा, इनवर्ड। और बाहर अगर चार्ज है तो बाहर वाले चार्ज काउंट नहीं करना, जितने लाइन ऑफ फोर्स एंटर करेंगे उतने छोड़ के जा रहे हैं, रिजल्टेंट फ्लक्स विल बी 0। तो अगर अंदर जितने चार्ज है, अगर बाहर वो चार्ज है एक और, तो अंदर वाले चार्ज ही काउंट करना, बाहर वाले चार्ज काउंट मत करना, क्योंकि बाहर वाले की वजह से फ्लक्स कितना लेंगे, 0, ठीक है। तो इसमें एक और पॉइंट बताता वो भी याद रखो, ठीक है। तो ये मिला है, समझो ये चार्ज है Q, ये फॉर्मूला गॉस थ्योरम का, ये बना लिया, उसके आजू बाजू में कौन सा सरफेस, गॉसियन सरफेस बोला था। इस सरफेस को कौन सा सरफेस बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। अब इस सरफेस में से कितने लाइन ऑफ फोर्स है, अगर किसी ने पूछा चार्ज Q है, कितने लाइन ऑफ फोर्स है लिखेंगे, टोटल चार्ज Q, तो Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। वही चार्ज लेंगे Q और इर्रेगुलर शेप बनाएंगे, या तो परफेक्ट स्फीयर बनाएंगे या इरेगुलर शेप बनाएंगे, तो भी इसमें से जो लाइन ऑफ फोर्स रहेंगे वो भी उतने ही रहेंगे, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला ध्यान से देखो तो इसमें चार्ज है, चार्ज Q है, एप्सिलॉन 0, इसमें भी एप्सिलॉन 0, इसमें भी वही एप्सिलॉन 0, तो एरिया कहीं नहीं है या शेप का बारे में कहीं नहीं है। तो याद रखो, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस इमर्जिंग थ्रू द सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ दैट सरफेस, शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, ये शेप हो चाहे ये शेप हो चाहे ये शेप हो। क्यूबॉइड में रख दो, चाहे उस चार्ज को सिलेंडर में रख दो, वही अगर चार्ज सेम है Q Q Q और यहां पे भी चार्ज है Q, तो सभी में से सेम नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस यानी सेम फ्लक्स ऐड निकलेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो शेप पे कुछ भी डिपेंड नहीं करने वाला, शेप कैसा भी रहो, चार्ज उसके अंदर है Q, तो सभी सरफेस में से सेम निकलेंगे लाइन ऑफ फोर्स। अगर चार्ज सेम है तो चार्ज बदल देंगे तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस भी बदल जाएंगे, बट अगर चार्ज सेम है तो उसके आजू बाजू में कैसा भी सरफेस हो, उसको सराउंडिंग कैसा भी सरफेस हो, याद रखना लाइन ऑफ फोर्सेस, लाइन ऑफ फोर्सेस मतलब फ्लक्स, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेटिंग थ्रू गिवन एरिया, number of line of forces originating through given area is called flux। तो फ्लक्स शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, कैसा भी शेप रहा तो चलता, फ्लक्स का फॉर्मूला ये है, एरिया नहीं है उसमें या शेप के बारे में कुछ नहीं है फॉर्मूले में, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अगर चार्ज सेम है, यहाँ पे भी Q, यहाँ पे भी Q, यहाँ पे भी Q और यहाँ पे भी Q, तो सब सरफेस में से जो फ्लक्स है या लाइन ऑफ फोर्स है वो रहेंगे सेम। तो ये पॉइंट फिल इन द ब्लैंक में याद रखो, 1
दो बाहर वाला चार्ज काउंट नहीं करते। बाहर वाला चार्ज क्यों काउंट नहीं करते? क्योंकि फ्लक्स जीरो रहेगा उसकी वजह से। ये 3 पॉइंट। और चौथा पॉइंट ये याद रखो, गॉसियन सरफेस कैसा भी हो, उस चार्ज के सराउंडिंग गॉसियन सरफेस कैसा भी हो, फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ दैट गॉसियन सरफेस। ये चार्ज है, चार्ज है, चार्ज है, चार्ज है, सब जगह चार्ज सेम है, तो फ्लक्स भी सेम रहेगा। डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया सराउंडिंग द चार्ज। ठीक है, देखो शेप ऑफ द एरिया उस पर कुछ भी डिपेंड नहीं करेगा। शेप चाहे स्फेरिकल हो, चाहे रैंडम शेप हो, चाहे क्यूबॉइड हो, चाहे सिलेंडर हो, अगर चार्ज सेम है तो फ्लक्स भी सेम रहेगा। डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ दैट गॉसियन सरफेस। चार्ज सेम है तो फ्लक्स सेम रहेगा, याद रखना। सरफेस के शेप पे कुछ भी डिपेंड नहीं करेगा। नोट डाउन कर लेना ये लास्ट पॉइंट भी। अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखो आगे ना, अब लेना है इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, पर उससे पहले कुछ टर्म्स बता रहा हूं वो याद रखो। इलेक्ट्रिक डायपोल हेडिंग फिर बाद में वापस से डालेंगे, तो एक बार ये हेडिंग हटा देते हैं, पर याद रखना यहां से वापस शुरू करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रिक डायपोल से। पर अभी कुछ बता रहा वो याद रखो पहले, बाद में भी काम आएगा। सेंटर ऑफ क्या ले रहे हैं? मास। सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब देखो ये जो टॉपिक है ना, ये यूज में आने वाला है, इसलिए पहले पढ़ा था, बाद में आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये स्केल देखो, ये मेरे हाथ में स्केल है, 30 सेंटीमीटर की है। अब मैं इसको अगर यहां बैलेंस करने की कोशिश करूं, हो रहा क्या? नहीं। 10 सेंटीमीटर पे नहीं हो रहा। अब मैं एग्जैक्ट 15 सेंटीमीटर पे रखूंगा ये देखो हो गई बैलेंस। ठीक है, इधर उंगली रखेंगे या इधर रखेंगे तो बैलेंस नहीं होगी, यानी थोड़ा भी शिफ्ट कर दूं तो देखो गिर गए, थोड़ा भी इधर उधर रखेंगे तो गिर जाएंगे। एग्जैक्ट सेंटर में, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी है, तो अगर इसको बराबर 16 या 15 सेंटीमीटर पे रखेंगे, क्योंकि थोड़ी इधर से छेद की वजह से लेंथ ज्यादा है तो थोड़ा 16 की तरफ रखा है, तो देखो सेंटर में रखा है, इसकी बराबर लेंथ के सेंटर, देखो बैलेंस हो। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे ये स्केल बैलेंस हुई है वो है उसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो अब अपन पहले वो टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वापस से कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल से। घर पे ट्राई करना, बचपन में किया ही होगा, फिर भी एक बार ट्राई करना, स्केल लेना, 15 सेंटीमीटर वाले भी छोटी स्केल भी चलेंगी और ये भी चलेंगे। बराबर सेंटर में रखेंगे तो बैलेंस हो जाएंगे। अगर थोड़ा भी इधर उधर करेंगे, देखो गिर गए, नहीं रख सकते आप लोग, देखो नहीं रख सकते, बट अगर बराबर सेंटर में रखेंगे, ये देखो बैलेंस हो। स्केल दिख रही नहीं है, ये स्केल है, ये बैलेंस हो, ये बैलेंस हो। ठीक है, सेंटर में रखेंगे तो प्रॉपर्ली बैलेंस हो जाएंगे। तो जिस पॉइंट पे ये बैलेंस हो रही है स्केल, ये वाला पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। ठीक है, कुछ और एग्जांपल बता था वो देखते हैं, ध्यान रखिए। हिट मी खिलौना देखा होगा आप लोगों ने, ऐसा शेप रहता है, उसको भी डायनासोर वगैरह बना देते हैं उसके ऊपर। कुछ भी बना सकते हैं, डायनासोर वगैरह शेप रहता है उसका। उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ऊपर वाली जगह में खाली हवा भरते हैं अपन, नीचे रेती या ऐसा कुछ सॉलिड डाला रहता है। हिट मी अगर आप लोगों ने देखा होगा, बचपन में खेला होगा, या बहुत बार अपन रास्ते में भी देखते हैं आजकल। ठीक है, ऐसे अलग अलग शेप के खिलौने रहते हैं, हवा भरी हुई रहती है अंदर, डायनासोर है या मछली है या पेंगुइन है, ऐसे अलग अलग शेप में आते हैं। आप जब उसको हिट करते हैं तो वो नीचे गिरेगा और वापस खड़ा हो जाएगा। ठीक है, सुनना इसका लॉजिक क्या है। अब इसमें यहां तो पूरा हवा भरा हुआ है, जब आप इसको ऐसा स्लांट करेंगे, आपने हिट किया समझो उसको, और वो स्लांटिंग में आ गया ऐसे। ठीक है, अब उसका सेंटर ऑफ मास यहां है। क्यों यहां पे है सेंटर ऑफ मास? उसको बैलेंस करने वाला पॉइंट यहां क्यों रखा है? देखो
ध्यान से देखना, यहाँ पूरा सॉलिड मटेरियल भरते वो लोग, रेती वगैरह कुछ भी डाल देते उसके अंदर, आप टच करके देखना उसको, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ है, यानी पूरे ऑब्जेक्ट का अप्रोक्सीमेट अगर मास कंसंट्रेशन देखेंगे तो यहाँ है। तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन याद रखो, इट इज द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। वो ऐसा पॉइंट है जहां अपन ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, ऐसा सपोज कर रहे हैं कि वहां पूरा मास कंसंट्रेटेड है। अब क्यों सपोज कर रहे हैं वो बात देखते हैं, पर एग्जांपल देख लो पहले। तो आप जैसे ही इसको रोटेट करेंगे थोड़ा, तो सेंटर ऑफ मास यहां होने की वजह से ये तो फोर्स एक्ट नहीं होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा, ये है सेंटर ऑफ मास, तो ये वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। अच्छा ठीक है, ये समझ में आया। घर पे एक चीज ट्राई करना, डीओ होगा सबके पास, डीओ में ऐसे राउंडेड कैप अगर होंगे, राउंडेड कैप ले लेना, ठीक है, स्क्वायर या एकदम एग्जैक्ट सर्कल, यानी ऐसे कैप नहीं चाहिए अपने को, एग्जैक्ट सर्कल, एग्जैक्ट ये डोम शेप वाला डीओ का कैप ले लेना, ठीक है। एमसील तो सबको ही पता है, एमसील ले लेना और अच्छे से टाइटली उसको नीचे फिल कर देना, इतनी सी जगह में एमसील को फिल कर, इतनी सी जगह, ठीक है। डीओ का ढक्कन लो जो डोम शेप का हो, यानी जो बैलेंस नहीं हो उसको रखे तो वो ऐसा नीचे गिर जाए, ऐसा वाला लेना है, ठीक है। अब उसमें अपन ने नीचे एमसील भर दिया है। अब अगर आप उसको टेढ़ा करेंगे तो आपने क्या किया, इधर तो एयर है, आपने मैक्सिमम मास यहाँ पे भर दिया, सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ कर दिया, तो आप जैसे ही उसको छोड़ेंगे वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो आप अपना हिट में घर पे बना सकते डीओ कैप से। ट्राई करना, अगर आप लोगों का बन जाए तो फिर वीडियो छोटा सा एक बना के भेजना, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, पता तो चले कि हाँ ट्राई किया है करके। तो डीओ का डोम शेप का एक कैप लेना और उसमें नीचे एमसील, हो सके तो कोई भारी पत्थर वगैरह छोटा सा डालना, आधे तक नहीं भरना, एकदम नीचे नीचे हैवी बनाना है उसको, बस ये बॉटम में, ठीक है। दूसरा एग्जांपल बताता, वो भी आप लोग ट्राई करना, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का लॉजिक समझ लो पहले, ठीक है। आज का वीडियो में भी शायद कॉन्सेप्ट में चला जाए, इलेक्ट्रिक डायपोल नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अच्छा होगा। कोका कोला या पेप्सी सभी पीते होंगे, पीना नहीं चाहिए एक्चुअल में। केन है, केन वाला, बॉटल वाला नहीं, केन वाला कोई भी चलता, चाहे आपको कोका कोला की केन ले लो या पेप्सी की ले लो या और भी कोई रेड बुल वगैरह जो भी आता हो, आप कोई भी केन ले सकते हैं। ये अपन ने केन ले लिया, बियर की केन मत लेना, ठीक है। इसका भी वीडियो बना के भेजना, अपन डालेंगे उस पे ग्रुप में। तो ये केन ले लिया, अभी फिलहाल केन पूरी भरी हुई, कोका कोला से पूरी भरी हुई या पेप्सी से पूरी भरी हुई है सपोज। अब उसको स्लांट करने की कोशिश करो, ये फ्लोर पे अपन ने रखी है, उसको थोड़ा स्लांट किया तो उसका पूरा भरे हुए होने की वजह से सेंटर ऑफ मास यहाँ है, ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी और आप उसको ऐसा स्लांटिंग नहीं रख पाएंगे, ठीक है। कोका कोला की केन लिया, उसको थोड़ा आपने स्लांट कर दिया ऐसा, ये पूरी भरी हुई है, स्लांट कर दो तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। स्केल का कैसे बताया था, एग्जैक्टली सेंटर में, वैसे इसका है पूरा भरा हुआ है, रेगुलर शेप है, तो एग्जैक्टली सेंटर में उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। डेफिनेशन बाद में बताएंगे ना सेंटर ऑफ मास की, कॉन्सेप्ट समझ लो पहले। तो आपने उसको जैसे जैसे टिल्ट किया, सेंटर ऑफ मास यहाँ है, ग्रेविटी नीचे एक्ट होगी, वेट mg, और उसको नीचे खींच लेंगे, गिर जाएंगे वो, ठीक है। सेंटर ऑफ मास स्केल का जैसे अपने बैलेंस किया, एग्जैक्टली सेंटर में बैलेंस हो गया, ठीक है। उसी तरह इसका भी सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, एग्जैक्टली सेंटर में, ठीक है। अब ध्यान दो, अब अपन क्या करने वाले हैं, अब अपन इस केन को थोड़ा सा खाली कर देंगे, पीके या ग्लास में निकाल लो। अब इसमें इतना ही लिक्विड बचे, अब उसको स्लांट करेंगे, ध्यान दो। अब वो लिक्विड तो ऐसा हो जाएगा, स्लांट किया तो ऐसा हो गया। अब इस लिक्विड में इधर तो एयर है तो उसको जाने दो, इसका सेंटर ऑफ मास अब बीच में ये जो लिक्विड है इतना, इसको यहां से हटा देंगे, ये जो लिक्विड है यहां उसका मास मैक्सिमम है, तो यहां उसका सेंटर ऑफ मास है। अब सेंटर ऑफ मास देखो एग्जैक्टली जो ग्राउंड पे सपोर्ट है उसके ऊपर आ गया, वेट mg, तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली उसके सपोर्ट के ऊपर आ चुका है। अब सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली उसके सपोर्ट के ऊपर आ चुका है। जैसे मैंने स्केल का एग्जांपल बताया, अगर इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली इसके सपोर्ट पे आया तो ये स्केल बैलेंस होंगी, अदरवाइज नहीं। तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सपोर्ट पे है, सेंटर ऑफ मास
ये स्केल है तो एग्जैक्टली सेंटर 15-16 के बीच में आएगा क्योंकि इधर थोड़ी लेंथ ज्यादा है, तो एग्जैक्टली सेंटर में है। तो सेंटर ऑफ मास अगर एग्जैक्टली सपोर्ट, फिंगर जो है सपोर्ट के ऊपर है तो उसने बैलेंस कर लिया। अगर सेंटर ऑफ मास सपोर्ट के बाहर गया, समझो अभी तो होल्ड करके रखा है मैंने, सेंटर ऑफ मास यहाँ है तो इधर रोटेट होगी, देखो हो गई। और अगर इधर रखे, देखो एक बार तो होल्ड किया, इधर है सेंटर ऑफ मास तो इधर रोटेट, तो जिधर सेंटर ऑफ मास रहा उधर रोटेट हो जाएंगे। अगर इधर है सेंटर ऑफ मास तो इधर आप इधर टिल्ट करेंगे तो इधर रोटेट हो जाएंगे। तो सेंटर ऑफ मास अगर एग्जैक्टली सपोर्ट के ऊपर आया तो उस ऑब्जेक्ट को आप बैलेंस कर सकते। कितने भी ऑब्जेक्ट आप मेरे को दे दो और उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ है वो मेरे को बता दो, तो सेंटर ऑफ मास एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो वो चीजें बैलेंस होती रहेंगी। तुम लोगों ने बहुत सारे एक्ट्स में देखा होगा कि एक लकड़ी पे दूसरी लकड़ी या चमचा वो सब बैलेंस करते उसके ऊपर, ठीक है, तो वो वही लॉजिक यूज करते सेंटर ऑफ मास को। अगर सेंटर ऑफ मास प्रॉपरली सपोर्ट के ऊपर है तो वो ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाएगा। यहाँ सेंटर ऑफ मास और ये है सपोर्ट, दोनों में फर्क है, दोनों अलग अलग जगह पे, एक ये डायरेक्शन में और ये यहाँ पे। और जब आपने खाली किया तो इधर तो एयर आ गई पर इधर लिक्विड है तो इसका मास यहाँ है मैक्सिमम, तो ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये उसका सपोर्ट। अगर सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सपोर्ट पे आ गया तो चेन आप ऐसे भी रखेंगे तो भी बैलेंस हो जाएगा। देखो समझ में आएगा, ठीक है। देखो ये पॉइंट समझ में आया, ये आप लोगों को डेफिनेटली ट्राई करना, पहले भरी हुई प्लेन को थोड़ा टिल्ट करना नहीं होगा, फिर क्या करना उसको थोड़ा थोड़ा खाली करते जाना, थोड़ा पीते जाओ फिर बैलेंस करके देखो हो रहा क्या, थोड़ा पियो फिर बैलेंस करके देखो। पानी को हिलाना मत उसमें, या जो भी उसमें लिक्विड होगा ज्यादा हिलाना मत। जब थोड़ा नीचे रह जाए तब ऐसे रख के देखना, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां वो बैलेंस हो जाए, देखना डेफिनेटली होगा। ये करके देख सकते हैं आप लोग। कैप लेना डीओ की जिसमें राउंडेड हो, या कोई भी प्रोडक्ट की कैप अगर ऐसी मिले आपको राउंडेड तो वो लेना। नीचे एमसी या हैवी ऑब्जेक्ट थोड़े रेती वगैरह के साथ भर देना एकदम लोएस्ट पॉइंट में, यानी हाफ से भी कम होना चाहिए, वो बहुत कम। तो अगर आप उसको सुलाएंगे तो भी वो वापस खड़ा हो जाएगा। इसका सेंटर ऑफ मास बेस के ऊपर नहीं था, अब इसका सेंटर ऑफ मास प्रॉपरली उसके बेस के ऊपर है तो ये बैलेंस कर लेंगे। और सेंटर ऑफ मास अगर प्रॉपरली बेस के ऊपर है तो ही आप बैलेंस कर पाएंगे। ये बैलेंसिंग एक्ट सर्कस में आपको देखने को मिलता है। अपन चलते समय भी बैलेंस कर रहे हैं, अगर मैं ऐसे स्ट्रेट खड़ा हूं तो मेरा सेंटर ऑफ मास मेरे पैरों के सपोर्ट के बीच में है प्रॉपरली, ये अपन खड़े हैं, ठीक है, प्रॉपरली मेरा ये बेस है तो ये मेरा सेंटर ऑफ मास है, mg वेट प्रॉपर सपोर्ट के ऊपर है। आप ऐसे झुक सकते के सामने, इससे ज्यादा नहीं झुक सकते। सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा, सेंटर ऑफ मास आगे गया तो आप नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा टिल्ट हो सकते, आप 45 डिग्री पे टिल्ट होके बताओ, ये ऐसे कि आप 45 डिग्री पे टिल्ट हो गए तो आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो नीचे खींच लेंगे आपको भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अपन भी बैलेंस क्यों चल रहे हैं, क्योंकि अपना सेंटर ऑफ मास अपने पैरों के सपोर्ट के एग्जैक्ट ऊपर है। अगर थोड़ा भी इधर या उधर ज्यादा टिल्ट हुए, जैसे यहां तक हूं तो अभी एक पैर के सपोर्ट के ऊपर हूं, पर जैसे और थोड़ा आगे गए आप गिर जाएंगे। सेम प्लेन के साथ हो रहा, उसका सेंटर ऑफ मास सपोर्ट के बाहर चला गया तो गिर जाएगा। अभी अपन ने उसमें लिक्विड खाली किया तो उसका सेंटर ऑफ मास यहां है, ये यहां, तो सपोर्ट के एग्जैक्टली ऊपर है, इसीलिए केन को आप ऐसे भी रखेंगे तो भी बैलेंस हो जाएंगे। बता देंगे ठीक है। तो ये केन वाला और ये कैप वाला अगर आप लोगों से हो जाए तो आप लोगों ने कम से कम फोटो या वीडियो खींच के भेजना। इसका तो वीडियो बनाना पड़ेगा कि आपने उसको सुला दिया फिर भी वो वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा। केन वाला फोटो भी खींच के भेज सकते हैं, क्योंकि भरी हुई केन ऐसे पोजीशन पे बैलेंस नहीं होगी, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली उसके सेंटर पे। अपन ने जब उसको खाली किया तो मास ज्यादा यहाँ है, ठीक है, तो उसका मास अपन यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड ऐसा कंसीडर करेंगे जो बेस के एग्जैक्टली ऊपर है। तो अगर आपको हर ऑब्जेक्ट का प्रॉपर सेंटर ऑफ मास मालूम है तो सपोर्ट एग्जैक्टली उसके नीचे रख दो, वो बैलेंस हो जाएगा। देखो ये रेक्टेंगल है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। रेक्टेंगल को भी अपन बैलेंस कर सकते हैं। ये रेक्टेंगल है अपना, आप रजिस्टर के साथ ट्राई करना,
ये डायगोनल, जहां डायगोनल इंटरसेक्ट हो रहा है वो है सेंटर ऑफ मास। देखो कोशिश करते हैं बैलेंस होता क्या, सेंटर ऑफ मास प्रॉपर मिल गया तो बैलेंस हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। देखो बैलेंस हो गया तो मैंने बराबर फिगर कहां रखी होंगी, डायगोनल जहां इंटरसेक्ट हो रहा है वहां पे। अगर आपने इसको थोड़ा भी डिस्टर्ब किया तो वो गया। लॉजिक क्या है वो बाद में समझा था, या क्या काम का है सेंटर ऑफ मास वो बाद में देखेंगे। पर आप ऐसे, अब मेरे को इस पे स्केल रखनी है, तो अगर मैं स्केल चाहूं, देखो कोशिश कर लेते, सर्कस करना नहीं है पर फिर भी देखते, अगर सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सपोर्ट के ऊपर आ गया तो स्केल भी बैलेंस हो जाएंगी इसके ऊपर शायद। देखो हो गई। तो अगर एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास, ये स्केल का सेंटर ऑफ मास और इस बोर्ड का सेंटर ऑफ मास, देखो 1 2 3 और ये अंगूठा अलग है, ठीक है, एक फिंगर पे बैलेंस किया है खाली। अगर एक और ऑब्जेक्ट रखेंगे जिसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली आपको पता है, स्केल का सेंटर ऑफ मास मेरे को पता था, कार्डबोर्ड का मैंने पहले ही निकाल लिया था, ये रेक्टेंगुलर पीस का मैंने पहले ही सेंटर ऑफ मास निकाल लिया था। अब इसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट भी आप खड़ा करेंगे, या इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट खड़े कर सकते हैं एक के ऊपर एक, बट उनका प्रॉपर सेंटर ऑफ मास मालूम होना चाहिए। तो स्केल का सेंटर ऑफ मास मालूम था, रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास मालूम था, देख बैलेंस हो गया। थोड़ा सा भी अगर इधर उधर कर दिया अपन ने तो बैलेंस चला जाएगा, यानी थोड़ा सा खींचा बैलेंस है। तो सेंटर ऑफ मास समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशन, और आगे का देखते हैं उसको क्या है। तो जो बताया मैं वो समझने की कोशिश करो, ठीक है। स्क्वायर का भी सेंटर ऑफ मास वही आएगा जहां उसके डायगोनल इंटरसेक्ट होते हैं। सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी हो सकता है, सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर भी। ये रिंग है सब, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास ये रहेगा उसका सेंटर। तो मास तो यहां है सब, रिंग तो यहां हॉलो है, पर उसका सेंटर ऑफ मास ये है, ठीक है। तो आपका जो चक्का है रिम, उसमें तो स्पोक है, स्पोक तो निग्लिजिबल ही है समझो। तो आप अगर वो चक्का ले और वो जो सेंटर है उसको उंगली पे रखे तो आप वो रिंग को उंगली पे बैलेंस कर सकते हैं सेंटर पे, ठीक है। देखिए तो ये याद रखो। तो सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी हो सकता है, सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर भी हो सकता है। यहाँ सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर है, मतलब रिंग है चक्की की रिंग है ये, तो वो है रिंग मास, ये उसका सेंटर है। हाँ अपन स्पोक से कनेक्ट करते हैं उसको खाली बस, तो स्पोक निग्लिजिबल मास के हैं उनको छोड़ दो, ठीक है। तो अब अगर आप वो व्हील लेके उंगली पे बैलेंस करेंगे, यानी ये पॉइंट मेरे उंगली पे रख दिया और उसको व्हील को हॉरिजॉन्टल कर दिया प्रॉपर, तो वो आप बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करना, बुक बैलेंस करने की कोशिश करो, डायगोनल लगे तो खींच लो एक बार पेंसिल से उसके ऊपर, बुक के ऊपर, वही उंगली रख के आप देखो प्रॉपर बैलेंस होगा। स्केल बैलेंस करके देखना, केन वाला करके देखना और ये वाला करके देखना, ठीक है। ये वाला करके मत देखना, तो आगे झुक के देखेंगे, मुंह फोड़ना है क्या, ऐसे नहीं करना बेटा। तो सेंटर ऑफ मास अगर प्रॉपर सपोर्ट के ऊपर है तो ही ऑब्जेक्ट बैलेंस होगा, अदरवाइज नहीं। अब सेंटर ऑफ मास का लॉजिक क्यों लेना पड़ा वो समझाता देखो, और क्या है उसके पीछे वो भी देखते हैं। नाउ सेंटर ऑफ मास डेफिनेशन सुन लो पहले, और याद रखना है क्यों लिया है। न्यूटन्स लॉ, न्यूटन के 3 लॉज है, तो उसमें अपना एक सेकेंड लॉ है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये तो सबको ही पता है, न्यूटन्स लॉ भी अपने हुए नहीं है, पर ये आपको सबको पता है। न्यूटन्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फादर इज इक्वल्स टू मास। ऐसा याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन्स ने जब फॉर्मूला दिया था ये फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो उन्होंने सिर्फ ये दिया था पॉइंट मासेस के लिए। किसको दिया था, खाली पॉइंट मास, यानी ऐसा मास जो एक सिर्फ पॉइंट है उसको आपने फोर्स लगाया है, तो उसका आप एक्सेलरेशन ये फॉर्मूले से गिन सकते हैं। पर कौन, पॉइंट मास, यानी एक मास जो एक पॉइंट के जितना है बस उसको अप्लाई कर सकते हैं। पर अपन अभी तो क्रिकेट चल रहा है, आईपीएल सीजन है, तो अपन क्रिकेट बॉल ही ले लेते हैं। क्रिकेट बॉल एक पॉइंट मास नहीं है, इसको जब आप थ्रो करेंगे तो आप फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगा रहे हैं, पर आप उस क्रिकेट बॉल को न्यूटन्स लॉ नहीं लगा सकते। न्यूटन्स ने सिर्फ बोला था कि आप वो लगा सकते किसी पॉइंट मास को। किसको लगा सकते, पॉइंट मास को। किसको लगा सकते, पॉइंट मास को।
और अपन तो पूरे बॉडी को लगा रहे हैं। समझो कार है, कार को कोई फोर्स लगा रहा है तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पर उन्होंने सिर्फ पॉइंट मास के लिए दिया था। तो अब सुनो सेंटर ऑफ मास का क्या लॉजिक है। तो ये बॉल है, स्फीयर है, यूनिफॉर्म स्फीयर, तो एग्जैक्टली उसका जो सेंटर है वो बोलेंगे उसका सेंटर ऑफ मास। तो अपन ऐसा इमेजिन करते हैं कि अपन ने पूरे बॉल को फोर्स नहीं लगाया, अपन ने सिर्फ उस सिंगल पॉइंट को फोर्स लगाया है। उस सिंगल पॉइंट का एक्सीलरेशन निकालेंगे ये वाले, और पूरे बॉल का एक्सीलरेशन वही कंसीडर करते हैं अपन। ठीक है, तो न्यूटन्स ने जो फॉर्मूले दिए थे वो पॉइंट मास के लिए दिए थे, पॉइंट मास के लिए, पर अपन तो बॉडी को लगा रहे जिसमें बहुत सारे पॉइंट मास है। तो अपन एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कि अपन ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट नहीं है, आप सेंटर ऑफ मास पे इस ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर सकते हैं। यानी ये ऐसा पॉइंट है जहां अपन इमेजिन कर रहे हैं कि पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, इसीलिए वो सपोर्ट के ऊपर बैलेंस हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉइंट निकाल लिए, बीच में से ये निकाल लिया पॉइंट तो बॉल का मास 0 हो गया। तो ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है कि इस बॉल का पूरा मास यहां कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसा इमेजिन कर रहे हैं। यानी बॉल का मास अगर कैपिटल M है तो इसका भी मास कैपिटल है, तो ये स्प्रिंग भी होंगी और आगे भी जाएंगे। और ये पॉइंट्स ध्यान रखना, अगर रेगुलर शेप है तो सेंटर ऑफ मास कैसे पहचानेंगे। आप उस बॉडी को थ्रो करो तो बॉडी में लीनियर मोशन भी है और गोल भी घूमेगी, यानी सर्कुलर मोशन भी है, पर ये एक ऐसा पॉइंट रहेगा जो सिर्फ कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा, लीनियर, और उसी को अपन क्या लगाएंगे फिर, न्यूटन्स लॉ। समझ में आ रहा। तो अपन जब न्यूटन्स लॉ लगाते फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो अपन बॉल को भी लगाते, पर अपने को बताते नहीं तब कि अपन ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि अपन पूरी बॉल को फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, अपन उस सेंटर ऑफ मास को अप्लाई कर रहे हैं, वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड, सिर्फ सपोज किया है, सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। अपन ऐसा इमेजिन किया कि अपन इस सिंगल पॉइंट को फोर्स लगा रहे हैं जिसका मास बॉल के जितना ही है, इसका एक्सीलरेशन निकाल लो, इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, उतना ही एक्सीलरेशन उतना ही डिस्प्लेसमेंट इस बॉल का भी रहेगा। समझ में आया। तो सेंटर ऑफ मास निकालने का एक आसान तरीका है कि बॉडी को आप रोल करके फेंको। ठीक है, तो अपन गाड़ी को भी फोर्स लगा रहे हैं तो अपन उसका सेंटर ऑफ मास बता देते हैं एक बार। तो अपन यहां फोर्स लगाया, ठीक है, तो अपन डायरेक्ट ले लेते फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, पर अपन ऐसा इमेजिन करेंगे कि अपन पूरी गाड़ी को नहीं, एक सिंगल पॉइंट को फोर्स लगा रहे हैं जिसका मास गाड़ी के जितना ही है। इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट या एक्सीलरेशन निकाल लो, वही इस गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट या एक्सीलरेशन रहेगा। ऐसा अपन इमेजिन कर रहे हैं। क्यों इमेजिन कर रहे हैं? न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए, क्योंकि न्यूटन्स ने जो लॉज दिए थे वो पॉइंट मास के लिए है। अपन तो पॉइंट मास को नहीं पूरे बॉडी को लगा रहे हैं, तो वहां अपन ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि अपन पूरे बॉडी को नहीं, एक सिंगल पॉइंट को फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। कौन से पॉइंट को? सेंटर ऑफ मास, जहां वो बॉडी बैलेंस हो सकती है। तो आप अगर उस बॉडी को थ्रो करेंगे, पूरे पार्टिकल रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म करेंगे और लीनियर मोशन भी परफॉर्म करेंगे, पर वो एक सिंगल पॉइंट ऐसा रहेगा जो सिर्फ कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा? लीनियर। तो बॉल पूरी घूम रही, इसी पॉइंट के डायरेक्शन घूम रही, तो ये पार्टिकल गोल भी घूम रहे हैं और सामने भी जा रहे हैं। यहां पॉजिटिव हुआ तो पार्टिकल गोल भी घूम रहे हैं और सामने भी जा रहे हैं, पर ये एक सिंगल पॉइंट ऐसा रहेगा जो सिर्फ कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा? लीनियर। ठीक है, तो अपन ऐसा इमेजिन करेंगे कि अपन ने उस सिंगल पॉइंट को फोर्स अप्लाई किया है, तो अपन ऐसा इमेजिन करेंगे कि बॉल का मास और उस सिंगल पॉइंट का मास सेम है, और फिर न्यूटन्स लॉ लगा देंगे उसको। देखो, अगर मैं स्केल थ्रो करूं तो एग्जैक्टली सेंटर के राउंड वो रोटेट होते होते सामने जाएंगे। आप ऐसे स्केल पकड़ेंगे और आप ऐसे थ्रो करेंगे तो गोल भी घूमेंगे और सामने भी जाएंगे, तो सभी पार्टिकल का लीनियर मोशन भी है और सर्कुलर मोशन भी है वहां पे, बट एक ही पॉइंट ऐसा रहेगा स्केल का सेंटर जो सिर्फ कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा? लीनियर। इस पॉइंट के राउंड पूरी बॉडी रोटेट हो रही और सामने जा रही है, तो यही एक ऐसा पॉइंट है जो लीनियर मोशन परफॉर्म करेंगे। तो सपोज इस स्केल का मास है कैपिटल M, तो अपन इमेजिन करेंगे उस पॉइंट का मास कैपिटल M, जितना फोर्स इसको लगाया इमेजिन करेंगे कि उतना ही फोर्स इसको लगाया, इसका डिस्प्लेसमेंट गिन लो, उतना ही डिस्प्लेसमेंट स्केल का रहेगा या उतना ही एक्सेलरेशन स्केल का भी रहेगा। तो इसीलिए अपने को सेंटर ऑफ मास का एक कांसेप्ट कंसीडर करना पड़ा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि होल मास वहां कॉन्सेंट्रेटेड है तो वो पॉइंट निकाल लेंगे तो बचे हुए का 0 हो जाएगा। अपन इमेजिन कर रहे हैं कि होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी
कॉन्सेंट्रेटेड एट दैट पॉइंट। क्यों? क्योंकि अपने को क्या लगाने हैं? न्यूटन्स लॉ। क्या लगाने हैं? न्यूटन्स लॉ। देखो समझ में आएगा तो याद रखो, सेंटर ऑफ मास where whole mass of the body is supposed to be concentrated, where whole mass of the body is supposed to be concentrated। अपन ऐसा इमेजिन कर रहे कि बॉडी का पूरा मास वही कॉन्सेंट्रेटेड है, इसीलिए वो सपोर्ट पे क्या हो रही? बैलेंस। where whole mass of the body is supposed to be concentrated so as to apply न्यूटन्स लॉ। याद रखना ये इक्वेशन न्यूटन्स ने खाली पॉइंट मासेस के लिए दिया, पूरे एक्सटेंडेड बॉडीज को नहीं लगा सकता। पर अपन लगाते समय ऐसा इमेजिन करते कि अपन पूरे बॉडी को नहीं लगा रहे, एक सिंगल पॉइंट को लगा रहे। जैसे ये सपोज मैंने बुक थ्रो की रेक्टेंगुलर, तो जहां डायगोनल इंटरसेक्ट हो रहे तो आप जैसे गोल घुमा के फेंकेंगे, जैसे अपन फ्रिस्बी खेलते डिस्क, तो डिस्क का तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली उसके सेंटर में रहेगा। आप जब उसको ऐसे गोल घुमा के फेंक रहे हैं या आप इस कार्डबोर्ड को रेक्टेंगुलर गोल घुमा के ऐसे फेंकेंगे तो सभी पार्टिकल सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म करेंगे और लीनियर भी। बट ये एक ऐसा पॉइंट रहेगा जो सिर्फ कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा? लीनियर। उसके राउंड बॉडी गोल घूमते हुए आगे चलेगी ऐसे। तो ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। तो अपन जब फ्रिस्बी थ्रो कर रहे हैं, अपन ये कार्डबोर्ड जब थ्रो कर रहे हैं तो अपन पॉइंट मास को फोर्स नहीं लगा रहे, अपन पूरे बॉडी को फोर्स लगा रहे हैं। पर अपन ऐसा इमेजिन करते कि मैंने उस सिंगल पॉइंट को फोर्स अप्लाई किया है। कितना फोर्स? तो मैंने फ्रिस्बी थ्रो किया, तो मैं अगर एक्सेलरेशन गिनना चाह रहा तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन गिन रहा, डिस्प्लेसमेंट गिनना चाह रहा तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट गिन रहा, पूरे फ्रिस्बी का नहीं। फिर अपन बोलेंगे कि जितना इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है उतना ही फ्रिस्बी का भी डिस्प्लेसमेंट है, जितना इस पॉइंट का एक्सेलरेशन है उतना ही पूरे बॉडी का एक्सेलरेशन है। ऐसा अपन इमेजिन करते हैं। ठीक है, देखो समझ में आएगा सेंटर ऑफ मास। बाद में डिटेल में है, अभी खाली थोड़ा सा टॉपिक आएगा इसीलिए अपन वो सेंटर ऑफ मास ले रहे हैं। डंबल है, डंबल देखा होगा जिम में या आप लोगों ने स्कूल में पीटी किया होगा तो वहां पे लकड़ी के रहते, जिम में मेटल के या रबर के रहते। इसको आप एग्जैक्टली यहां सपोर्ट करेंगे तो वो सपोर्ट हो जाएगा, इधर का इधर का सेम। अगर आप ऐसा लेंगे, एक तरफ हैवी और एक तरफ पतला, क्या लगता है कहां बैलेंस होगा? सोचो किधर बैलेंस होगा, सोच के बताओ। अगर दोनों सेम है तो एग्जैक्टली सेंटर में। तराजू जैसा लॉजिक याद रखो, ये तराजू है, अगर इधर और इधर बराबर वेट डाला है तो सेंटर में बराबर वो बैलेंस हो गया एग्जैक्ट। अगर इधर वेट बढ़ा तो ये नीचे झुक जाएगा। ठीक है, तराजू में ये पोजीशन चेंज नहीं कर सकते इसलिए सामान निकाल लेते हैं अपन, बस उतना है। पर अगर अपने पास ये पोजीशन होती बैलेंस करने की तो अपन इसको शिफ्ट करके भी हैवी वेट को बैलेंस कर सकते थे। ठीक है, तो सोचो इसको तो बराबर सेंटर पे बैलेंस कर दिया, इसको कहां बैलेंस करना है? तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां लगाएंगे सपोर्ट, हैवी ऑब्जेक्ट के पास में, लाइटर ऑब्जेक्ट से दूर। अब यहाँ पे कैसे है, दोनों का वेट सेम है तो डिस्टेंस भी सेम। यहाँ इसका वेट ज्यादा है तो ये डिस्टेंस कम कर दो, ये डिस्टेंस ज्यादा है, कम है वेट तो इसका डिस्टेंस ज्यादा कर दो। तो यहाँ पे ये लॉजिक लगता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा तराजू वाला, बता दें ये तराजू है, यहाँ लोड जो वजन है वो रखा है अपन ने और यहाँ सामान रखेंगे अपन जो अपने को गिनना है। ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहता क्योंकि इक्वल वेट गिनना है। तो इसको बोलेंगे लोड इनटू इसको बोलेंगे लोड आर x1। ये है एफर्ट, उसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं अपन, और ये डिस्टेंस रहेगा एफर्ट आर। ये आप लोगों को हुआ है बचपन में लीवर में। अगर ये सेम है x1 x2 तो कैंसिल कर दो, लोड और एफर्ट जब दोनों सेम हो जाएंगे तो बैलेंस हो जाएगा। बट ये इक्वेशन याद रखो, ये फोर्स F1 और ये डिस्टेंस x1, ये फोर्स F2 और ये डिस्टेंस x2 अगर सेम है तो ये बैलेंस है। उसी तरह अब देखो यहां मास ज्यादा है यानी फोर्स ज्यादा है डाउनवर्ड, तो मैंने डिस्टेंस कम कर दिया
अब यहाँ मास कम है तो मैंने डिस्टेंस बढ़ा दिया, प्रोडक्ट विल रिमेन सेम। तो ऐसे पॉइंट पे वो बैलेंस होगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ रहेगा हेवी वाले पॉइंट की तरफ। जिधर ज्यादा मास है उधर ही पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास वो आएगा। ध्यान रखना। यानी अब इस ऑब्जेक्ट को अगर आप थ्रो करेंगे तो वो इस पॉइंट के अराउंड रोटेट होते हुए सामने जाएगा। देखो, तो ये याद रखना, लोड इनटू लोड आर, यानी ये डिस्टेंस जहां उसको सपोर्ट किया है, एफर्ट इनटू एफर्ट आर, ये वाला फॉर्मूला लगता है। तराजू में क्या होता है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहता तो ये कैंसिल हो जाता। तो जब आप गिन रहे हैं तो F1 इज इक्वल टू क्या लेते हैं, F2, दोनों में फोर्स सेम, यानी दोनों का मास सेम हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी अपन ले लेते हैं, भाई 1 kg है तो ये भी कितने kg होगा, 1 kg। तो ये वैसे ही यहाँ पे याद रखो। अनइवन है तो हेवी वाला पॉइंट जो है उधर रहेगा सेंटर ऑफ मास। तो वही बताया था अपन ने इस कैप में कि हेवी जहां है वहां रहेगा पॉइंट ऑफ मास। इधर तो एयर है तो इधर तो वेट है ही नहीं, समझो मैक्सिमम वेट यहाँ कंसंट्रेटेड है, तो उसका सेंटर ऑफ मास नीचे बॉटम में है। तो जब आप उसको टिल्ट करेंगे ऐसा तो सेंटर ऑफ मास यही है उसके बेस के ऊपर, तो वो नीचे नहीं गिरेगा, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो याद रखना, जहां हेवी है सेंटर ऑफ मास उसके क्लोज हो। देख लो एक बार। तो सेंटर ऑफ मास अपन क्यों ले रहे हैं लॉजिक, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए। न्यूटन्स लॉ जो है, जो इक्वेशन है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये सिर्फ आप पॉइंट मास को अप्लाई कर सकते हैं, पूरी बॉडी को नहीं। तो अपन ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि अपन वो फोर्स सिर्फ एक सिंगल पॉइंट को लगा रहा है। तो वो सिंगल पॉइंट कौन सा लेना, तो वो है पॉइंट सेंटर ऑफ मास वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। क्यों सपोज कर रहे हैं, न्यूटन्स लॉ लगाने के। तो वो पॉइंट निकालना कैसे, दो तरीके, थ्रो करके देखो। तो थ्रो करने के बाद बॉडी रोल होते हुए जा रहे तो सभी पार्टिकल सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म करेंगे और आगे भी जा रहे तो लीनियर मोशन भी परफॉर्म करेंगे। वो एक सिंगल पॉइंट ऐसा रहेगा जो सिर्फ लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा, रोटेट नहीं होगा, क्योंकि पूरी बॉडी उसी के राउंड रोटेट हो रही है। या फिर बैलेंस करके देख लो, जहां वो बॉडी उस पॉइंट पे बैलेंस हो जाए तो समझना वही उसका सेंटर ऑफ मास है, वही उसका सेंटर ऑफ मास। या तराजू का ये सेंटर ऑफ मास इस बॉडी का। तो हेवी जहां है सेंटर ऑफ मास उसकी क्लोज रहेगा, ये फॉर्मूला याद रखो। ये लोड है, ये डिस्टेंस कम कर दिया, ये डिस्टेंस कम है तो ये मास कम है तो ये डिस्टेंस ज्यादा कर दिया, प्रोडक्ट विल रिमेन सेम। एग्जांपल ही ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं। ठीक है, ये मान लो 80 kg है, बड़ा ये कम वेट है। ठीक है, ये पॉइंट अपन ने यहां ले लिया सपोर्ट अपना। ये 80 kg है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो 80 kg और मीटर में ले लो 1 मीटर। तो लोड इनटू लोड आर, और इधर लेंगे ये एफर्ट इनटू एफर्ट आर। ये वर्क के टाइम आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, पर फॉर्मूला याद रखना, लोड इनटू लोड आर, सपोर्ट तक का डिस्टेंस 1 मीटर जो भी होगा। ये एफर्ट यानी ये फोर्स F1 ये नीचे खींच रहा, ये फोर्स F2 ये नीचे खींच रहा, और ये डिस्टेंस है x2, ये डिस्टेंस है x1। तो लोड इनटू लोड आर यानी ये डिस्टेंस, एफर्ट इनटू एफर्ट। तो अगर बराबर सेंटर ऑफ मास पे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये 80 है, ये कितना बोला था 1 मीटर। मान लो ये 1 kg है मास, ये 1, तो ये कितना रखना पड़ेगा 80 मीटर ये डिस्टेंस। तो फिर से देखो, इधर 80 इधर भी 80 बैलेंस हो जाए। तो ये है सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट पर। सीसॉ में देखो, सीसॉ में अगर मान लो कोई बच्चा मेरे को बैलेंस करना चाहे, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते चलो। सपोज ये सीसॉ है, अभी हमने उसको सपोर्ट नहीं लगाया, सीसॉ है, यहां मैं बैठा हूं, मेरा वेट है समझो 80 kg, मास सॉरी वेट नहीं, वेट तो 800 न्यूटन हो जाएगा फिर। तो मेरा मास है 80 kg, ठीक है। अगर कोई तुम लोगों में से कोई 40 kg का है और उसको लगता है कि जैसे अगर अपन बराबर प्रॉपर सेंटर में रखेंगे तो हालत ऐसी हो जाएगी,
मैं ये बराबर सेंटर में सपोर्ट, और ये यहाँ जो लड़का बैठा है छोटा सा वो, तो मैं नीचे और वो ऊपर, सीसो में आपने देखा होगा। पर अगर मैं इस सपोर्ट को यहां मूव कर दूं तो ये 40 kg वाला भी मुझे बैलेंस कर सकता है। ठीक है, मान लो ये डिस्टेंस है 2 मीटर यहां से यहां तक, तो मेरा आंसर कितना हो रहा है, इधर का फोर्स इनटू ये आर डिस्टेंस यानी 2, तो 8 2 क्या होगा 160। ये समझ में आ रहा है ना? तो इसका मास अगर 40 है तो सोचो ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, आंसर यही आना चाहिए 160। तो अगर ये 40 है तो अपन ले लेंगे दूसरा x, सो ये हो गया 40x, तो x विल बी, ये डिस्टेंस निकाल रहे कितना आएगा 4 मीटर, तो ये 2 मीटर है और मेरा 80 kg मास है, ये 40 kg वाला है, तो उसको सपोर्ट ऐसे लगाना पड़ेगा कि मेरे इधर 2 मीटर है तो उसके ऊपर कितना होना चाहिए 4 मीटर। लोड इनटू लोड आ 8 2 16 यानी 160, और ये एफर्ट इनटू एफर्ट आ, एफर्ट लगा ना वो मेरे को बैलेंस करने के लिए, तो अगर उसने सपोर्ट एक्जेक्टली यहां लगाया तो वो बैलेंस हो जाएगा। अब इस पूरे सिस्टम का यानी मैं, ये लड़का और ये पूरे जो सपोर्ट लगाया वो सब उनका सेंटर ऑफ मास यहां है, यानी आप इस सिस्टम को थ्रो करेगा, तो चाहेंगे इस सब को थ्रो कर दो, तो इस सिस्टम को अगर थ्रो करेंगे, मौका मिल रखा तो बेटा, तो ये रहेगा उसका सेंटर ऑफ मास, यानी ये पॉइंट ऐसा रहेगा जो लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा खाली, बाकी सब रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म करेंगे और लीनियर मोशन, तो यहां बैलेंस हो गया। याद रखना है फॉर्मूला, लोड इनटू लोड आर, एफर्ट इनटू एफर्ट आर, फॉर्मूला लिख दो, F1 इनटू x1 प्लस F2 इनटू x2। अगर सपोज कोई छोटा सा बच्चा जाए 10 kg का, कि मेरे को सर को बैलेंस करके दिखाना है, बहुत फिजिक्स करते ना, मैं सर को बैलेंस करके दिखाना कर सकता हूं, ये 8 इनटू ये 2, आंसर है वही है 160। अब उसका मास है, तो उसको ये डिस्टेंस कितना रखना पड़ेगा 16 मीटर, तो 16 इनटू 10 160, 2 इनटू 80 160, हो गया बैलेंस, ये सेंटर ऑफ मास। 5 kg वाला भी बच्चा मेरे को बैलेंस कर सकता है, सपोर्ट यही रखेंगे, उसको ये डिस्टेंस और बढ़ाना पड़ेगा, तो ये है अपना सेंटर ऑफ मास का लॉजिक। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए या तो ऑब्जेक्ट को थ्रो करो, सारे पार्टिकल कौन सा मोशन परफॉर्म करेंगे, रोटेशनल एज वेल एज सर्कुलर मोशन एज वेल एज लीनियर, गोल भी घूम रहे सामने भी जा रहे हैं, पर वो एक पॉइंट ऐसा रहेगा सेंटर ऑफ मास जो सिर्फ लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा, या फिर बैलेंसिंग पॉइंट निकालो जहां वो बैलेंस हो जाए, तो वो रहेगा उसका सेंटर ऑफ मास। या अपन ऐसा बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास पे एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट रखेंगे सपोर्ट के ऊपर, सेंटर ऑफ मास आ गया बराबर, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बैलेंस। तो न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए सेंटर ऑफ मास का एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट लिया है हमने। सो डेफिनेशन सुनना, सेंटर ऑफ मास बाद में आएंगे, पर अभी जस्ट कॉन्सेप्ट समझा रहा क्योंकि आगे काम होगा। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, it is the point where whole mass of the body is supposed to be concentrated। अपन सपोज कर रहे हैं कि सारा मास वहां कॉन्सेंट्रेटेड है, क्यों सपोज कर रहे हैं ऐसा, टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ। अब कौन से पॉइंट को अप्लाई कर रहे हैं वो कैसे पता चलेगा, रेगुलर शेप है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, स्फीयर है तो सेंटर, डिस्क है तो सेंटर, रिंग है तो सेंटर, रेक्टेंगल है या स्क्वायर है तो जहां डायगोनल इंटरसेक्ट हो रहे वो, रॉड है तो उसका सेंटर, स्केल है तो उसका ये सेंटर, वो रहेंगे उनके सेंटर ऑफ मास। पर इरेगुलर शेप है तो आप थ्रो करके देखो या सपोर्ट लगा के देखो, जहां बैलेंस हो जाए वही पॉइंट रहेगा उसका सेंटर ऑफ मास। तो अपन न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए सेंटर ऑफ मास इमेजिन कर रहे हैं, और ये याद रखो अगर एग्जैक्ट डंबल है रेगुलर शेप, अरे यार क्या डंबल बना, एग्जैक्ट एक जैसे दोनों तरफ, तो बराबर सेंटर में उसका रहेगा सेंटर ऑफ मास। देख लो ये पॉइंट याद रखो, सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। अपन ऐसा सपोज कर रहे हैं कि होल मास इज कंसंट्रेटेड एट दैट सिंगल पॉइंट, क्यों, टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ, क्यों कर रहे हैं इमेजिन, टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ। तो ये सेंटर ऑफ मास निकालने के दो तरीके हैं, ऑब्जेक्ट को थ्रो करो या इसको बैलेंस करके देख लो, जहां वो बैलेंस होगा वही उसका सेंटर ऑफ मास है।
जितना सेंटर ऑफ मास नीचे रहेगा उतना ही स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा, ध्यान रखना। देखो बता, अपन जो गाड़ियां लेते हैं एसयूवी, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, सपोर्ट रहता है यहाँ पे, पैर रख के अंदर चढ़ो, देखा होगा ना। पर रेसिंग में कार देखेंगे तो ऐसे यूज होती, एकदम फ्लैट। तुम लोग देखो रेसिंग में वो अंदर सो जाते हैं और फिर गाड़ी चलाते हैं, यानी वो अगर खड़े हो गए तो कार की हाइट इतनी सी रहती, यानी ये हाइट, वेस्ट हाइट तक वो कार की लेंथ रहती, इससे नीचे ही रहती कार, ठीक है। तो उसमें लेट के चलाते, क्यों? क्योंकि जितनी कार बेस में रहेगी, जितनी छोटी रहेगी, सेंटर ऑफ मास उतना नीचे है, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। जितनी हाइट ज्यादा, सेंटर ऑफ मास ऊपर, स्टेबिलिटी कम। तो टर्न पे इसके रोटेट होने के चांसेस ज्यादा है, गिरने के ज्यादा चांसेस है, पर इसके कम रहेंगे, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास ग्राउंड के क्लोज है, इसका सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से दूर है। तो जितना सेंटर ऑफ मास इधर उधर हुआ उतना बैलेंस जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो सारा लॉजिक सेंटर ऑफ मास का है। चलते हुए कभी ऐसे ठोकर लगी तो अपन ऐसे, पैर तो ठोकर की वजह से रुक गए, बॉडी आगे वाला मोशन कंटिन्यू करेगी। सेंटर ऑफ मास अगर बेस से आगे निकल गया तो अपन नीचे गिर जाएंगे, सिंपल। जब तक सेंटर ऑफ मास बेस के ऊपर है अपन बैलेंस है, सेंटर ऑफ मास अगर बेस के बाहर गया तो अपन गिर जाएंगे, ठीक है। चलो, सेंटर ऑफ मास वाला लॉजिक हो गया। एक और लॉजिक बता था, वो भी नोट करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में शुरू करेंगे। ये वापस आएंगे अपने को बाद में, फिर डिटेल में समझाऊंगा बाद में, पर अभी सिर्फ थोड़ा सा याद रखो ये। देखो नेक्स्ट टॉपिक, टॉर्क। क्या याद रखना है? टॉर्क। तो अभी भी अपना इलेक्ट्रिक डायपोल शुरू होने का है। टॉर्क समझ लो, टॉर्क जरूरी है किसी भी बॉडी को रोटेट करने के लिए, रोटेट यानी सर्कुलर मोशन में लाने के लिए। तो उसमें आप सिंगल फोर्स भी लगा सकते हैं और डबल फोर्स भी हो सकता है, कपल भी हो सकता है, ठीक है। पहले सिंगल फोर्स के एग्जांपल बताता था, बाद में कपल के एग्जांपल बताऊंगा। सिंगल फोर्स का बेस्ट एग्जांपल है अपना दरवाजा, डोर। यहां हिंजेस लगे हैं, देखो दरवाजे को ध्यान से, जहां उसको अपन ने फ्रेम के साथ अटैच करके रखा है। तो ये हो गया मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी दरवाजा इसके राउंड गोल घूम सकता, ठीक है ना। दरवाजा आप इधर भी खींच सकते हैं, उधर, समझ में आया। तो ये हो गया मेरा क्या, हिंज। ये हिंज है। अब हैंडल देखो, यहां है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहां अपन फोर्स लगाने वाले हैं। तो इस फोर्स से वो दरवाजा क्या होगा, रोटेट, ठीक है। देखते हैं, तो ये देखो, ये हिंजेस है जहां अपन ने उसको फ्रेम के साथ अटैच करके रखा है, 1 2, ठीक है, ये 1 2 और एक नीचे 3, ठीक है। अब ये दरवाजे का ये है हैंडल, तो हिंजेस जहां एक कॉर्नर पे है, यहां पे हैंडल एकदम यहां लगाया है, और यहां अपन उसको फोर्स लगाते तो वो देखो दरवाजा उस एक्सिस के राउंड रोटेट होके खुल गया, और उसको वापस अपन बंद करना चाहे तो ऐसे बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो हैंडल यहीं क्यों लगाया, अपन उस हैंडल को यहां पे क्यों नहीं लगाते, तो उसका लॉजिक अब टॉर्क में समझ में आएगा। फिर से देखो, अपन यहां होल्ड कर रहे हैं और अपन क्या लगा रहे हैं, फोर्स। तो उस एक्सिस के राउंड देखो दरवाजा रोटेट होके खुल गया, और उसी एक्सिस के राउंड रोटेट होके अपन फोर्स लगा रहे हैं और उस दरवाजे को अपन ने बंद कर दिया, ठीक है। तो ये है हिंज, ये है अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये फिक्स है, और इसके राउंड अपन बॉडी को क्या कर रहे हैं, रोटेट। तो अब देखो करके देखना, करके दरवाजे को जो खोलना रहता तो अपन यहां फोर्स लगाते हैंडल को, तो वो ऐसे हो जाएगा और फिर वापस ऐसे बंद कर देते हैं। ये है मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहां मैं फोर्स अप्लाई करता हूं, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला है, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स, यानी ये टॉर्क है जो बॉडी को रोटेट करेगा,
उसका फॉर्मूला है टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो यहां तो अपन परपेंडिकुलर ही फोर्स लगा रहे हैं 90 डिग्री, तो फोर्स तो उतना ही है मेरा, वो कम ज्यादा नहीं कर रहे सपोज अपन, तो सब कुछ क्या पे डिपेंड करेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा टॉर्क, यानी उतना ज्यादा रोटेटिंग इफेक्ट, उतना ज्यादा बॉडी आराम से रोटेट होगी। तो देखो यहां हैंडल अगर लगाएंगे तो डिस्टेंस कम, फोर्स उतना ही पर डिस्टेंस कम हो गया तो रोटेटिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। तो अगर आपको आराम से रोटेट करना है तो एक्सिस से आप जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो ये टॉर्क का फोर्स फॉर्मूला याद रखो, सिंगल फोर्स के लिए बता रहा अभी। टॉर्क ये बॉडी को क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो सिंगल फोर्स देख रहे हैं अभी अपन क्या लगा रहे हैं, सिंगल फोर्स लगा रहे हैं, सिंगल फोर्स लगा रहे हैं। तो उसके लिए ये एक्सिस है एक तरफ, और यहाँ पे अपन मैक्सिमम जितना दूर हो सके उतना दूर फोर्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हैंडल यहां लगाया अपन, बीच में या इधर नहीं लगाते। हैंडल जितना दूर पॉसिबल हो सके उतना दूर लगाएंगे, क्योंकि जब आप उसको खोलने या बंद करने की कोशिश करेंगे, यानी आप क्या लगा रहे हैं, टॉर्क, तो रोटेटिंग इफेक्ट आराम से प्रोड्यूस करने के लिए मान लो फोर्स कांस्टेंट है, तो जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ज्यादा होगा एक्सिस से, उतना ही बॉडी आराम से रोटेट होगी। दूसरा एग्जांपल देखो, एक बार इसको कपल को हटा देते हैं। नट बोल्ट गाड़ियों में भी रहते हैं, टू व्हीलर में और फोर व्हीलर में। ये उसको पाना लगाया अपन ने, ये अपना बोल्ट है, इसको खोलना है, हाथ से नहीं खुलेगा, तो अपन उसको पाना लगाएंगे यार। ये बोल्ट है और ये अपन ने उसको पाना लगाएंगे। पाना देखा होगा ना, ये ऐसे शेप में रहते, तो वो एक फंसा दिया यहाँ पे। दूसरी तरफ का ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, इतना ही ड्रॉ करेंगे। ड्राइंग खराब है, इमेजिन करने की कोशिश करो। तो यहाँ वो अपन ने नट फंसा दिया, इसको घुमाएंगे। तो ये है मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ पे इस नट को रोटेट करने के लिए, और यहाँ क्या लगा रहे हैं अपन, फोर्स। तो अपने गाड़ियों में जो टू व्हीलर है उसमें नट छोटे छोटे रहते हैं। तो देखो आप लोगों ने टूल किट देखा होगा, गाड़ियों के साथ नई गाड़ी लाएंगे तो उसमें डिक्की में टूल किट रखे रहते हैं, छोटे छोटे पाने रखे रहते हैं। पानों का साइज छोटा रहता है, क्यों छोटा रहता है, क्योंकि नट छोटे हैं, कम फोर्स लगाना पड़ेगा, आराम से खुल जाएंगे। पर ट्रक के चक्कों में जो नट लगे रहते हैं वो बड़े रहते हैं, तो उनके पास जो पाने रहते हैं वो भी बड़े रहते हैं। देखो यहाँ फोर्स कम, तो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ देखो फोर्स तो उतना ही है, नहीं लगा रहा मेरे हाथ से, डिस्टेंस कम है, तो डेफिनेटली टॉर्क कम हो गया, चल जाएगा, क्योंकि नट बोल्ट छोटे हैं, आराम से खुल जाएंगे। पर ट्रक के जो टायर में नट बोल्ट है देखो वो बड़े साइज के। अब इसमें अपन पाना फंसाएंगे, तो इतने छोटे पानी से काम नहीं होने वाला। अब जो पानी की साइज है वो भी बड़ी हो गई और उसकी लेंथ भी बढ़ गई। अब पहले भी फोर्स नहीं लगा रहा था, अभी भी फोर्स नहीं लगा रहा हूं, फोर्स सेम है, पर मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा दिया, यानी कम फोर्स में भी मैं उसको खोल पाऊंगा। तो जितनी ज्यादा आप लेंथ रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। तुम लोग अगर शायद कभी ऑब्जर्व किए होंगे ट्रक वालों को, तो उनके पानी की साइज कम रहती है, समझो इतनी है, तो उसमें क्या करते हैं, वो एक्स्ट्रा मेटल का रॉड भी फंसा देते आगे, और फिर उसमें खड़े हो जाते हैं उसको नट खोलने के लिए। तो वो लेंथ और बढ़ा देते। लेंथ और क्यों बढ़ा देते, क्योंकि लेंथ जितनी ज्यादा है टॉर्क रोटेटिंग इफेक्ट उतना ज्यादा मिलेगा, फोर्स से। देख, तो अपने घर में अगर अपने पास टू व्हीलर में जो टायर के नट बोल्ट रहते हैं वो छोटे रहते, तो पानी भी छोटे लगेंगे, कम फोर्स में भी आराम से खुल जाएंगे। नट बड़े हैं, पानी भी लेंथ भी ज्यादा रखनी पड़ेगी। कभी कभी वो क्या करते हैं, उसमें मेटल का रॉड फंसा के उसकी लेंथ और बढ़ाते हैं और फिर उसको रोटेट करने की कोशिश करते हैं। तो डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, डिस्टेंस बढ़ा रहे तो रोटेटिंग इफेक्ट जो है टॉर्क वो भी बढ़ जाएगा। तो ये सिंगल फोर्स के एग्जांपल है। ये एक्सिस फिक्स हो गया, यहां अपन फोर्स लगा रहे, इसमें ये एक्सिस फिक्स हो गया और यहां अपन फोर्स लगा रहे, यहां फोर्स लगा रहे। तो जितना आप एक्सिस से दूर फोर्स लगाएंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा, टॉर्क उतना ही ज्यादा। फोर्स बढ़ाएंगे तो भी टॉर्क तो बढ़ने वाला है, पर मान लो फोर्स फिक्स है तो सब कुछ क्या पे डिपेंड करेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
इसीलिए दरवाजे पे जो हैंडल लगाते हैं वो मैक्सिमम जितना दूर हो सके एक्सिस से उतना दूर। नट बोल्ट खोलते समय अपन हाथ से घुमाने की कोशिश करेंगे तो अपन एक्सिस के क्लोज है, खुलेंगे नहीं, तो अपन दूर जाते हैं एक्सिस से, यहां फोर्स लगाते हैं पानी का यूज करके, तब आराम से रोटेट कर पाएंगे उसको। और ट्रक के लिए ये लेंथ और बढ़ा देंगे ताकि आराम से उसको खोल पाए। तो ये सिंगल फोर्स के एग्जांपल है, ये फॉर्मूला याद रखना। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, कैसे लेंगे वो बता था। ये देख लो पहले एक बार एग्जांपल याद रखो। यहां तो सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, वो भी परपेंडिकुलर है फोर्स, ये भी फोर्स परपेंडिकुलर ही है यहां। तो इसको अपन नीचे पुश करेंगे या ऊपर पुश करेंगे, इसको भी नीचे या ऊपर पुश करेंगे, तो परपेंडिकुलर फोर्स ही लगा है। दोनों एग्जांपल हो गए सिंगल फोर्स के, देख लो एक बार। टॉर्क का फॉर्मूला याद रखो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और अच्छे से उसको स्पेसिफाई करते कि कैसे डिस्टेंस लेना है, क्या लेना है, वो पता। पहले दो एग्जांपल समझने की कोशिश करो। तो याद रखो यहाँ पे अपन बॉडी को रोटेट करने के लिए सिंगल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। दरवाजा एक्सिस ये फिक्स है, दरवाजे को खोलने और बंद करने के लिए सिंगल फोर्स यूज कर रहे हैं। ये एक्सिस है, सिंगल फोर्स रोटेट करने के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे। सिंगल फोर्स के एग्जांपल है बॉडी को रोटेट करने के लिए। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का लॉजिक समझ, फिर डबल फोर्सेस का लेते हैं, और फिर कल यानी नेक्स्ट वीडियो में अपन अपना जो मेन चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो शुरू करें। तो ये मिटा देना, जो कि मिटेगा नहीं। तो देखो ये है अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस के अराउंड वो नट रोटेट हो रहा है। ये है अपना फोर्स अप्लाई किया अपन ने, इधर ऐसे नीचे कर रहे हैं उसको, तो ये है फोर्स, और ये है उसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी जिस डायरेक्शन में वो फोर्स एक्ट होगा वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है एक्सिस से लाइन ऑफ फोर्स एक्शन ऑफ फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां से जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसकी जो लाइन है, यानी इस स्ट्रेट लाइन में वो फोर्स एक्ट हो रहा, तो यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो यहां तो ठीक है, जो लेंथ है वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहां पे भी जो लेंथ है वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। पर कभी कभी कैसे होता है, देखो ये बेटो, ये याद रखना, ये यहां पे देखो इधर फोर्स दिया ना अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी जिस लाइन पे फोर्स एक्ट हो रहा, एक्सिस से उस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, ठीक है। तो ये भी डायग्राम में कर रहे हैं। मान लो इररेगुलर शेप की बॉडी है, अभी तो रेगुलर शेप थे। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, बॉडी को इस एक्सिस के राउंड रोटेट करना है अपने को, इस एक्सिस के राउंड, ठीक है। इररेगुलर शेप की बॉडी है, इस एक्सिस के राउंड रोटेट करना है। समझो ये ऐसा है, ये मैंने एक्सिस फिक्स कर लिया है, ये ऐसा। अब इस बॉडी को रोटेट करना है तो देखो सिंगल फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना, सिंगल फोर्स लगा रहे हैं उसको। तो इस एक्सिस को फिक्स कर दो और यहाँ सिंगल फोर्स लगाओ, बॉडी देखो रोटेट हो रही है उस एक्सिस के राउंड, बस सेम ऐसा ही। अगर आप यहाँ फोर्स लगा रहे हैं एग्जैक्टली ये लाइन पे, यहाँ लगाया फोर्स, तो ये हो गई लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले सकते हैं आप लोग। पर मान लो फोर्स अपन ने ऐसा लगाया, टेढ़ा लगाया फोर्स, तो ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। अब उस एक्सिस से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस AB, ये वाला नहीं लेना है। तो यहां टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स जो लगाया F, परपेंडिकुलर डिस्टेंस AB,
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां तक का लेना है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का। तो टॉर्क की डेफिनेशन है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा हो, यार यही यार, ठीक है, समझ में आया? तो ये अब ये डिस्टेंस मत लो, फिर से देखो, वही बॉडी है, समझो, इमेजिन करो ये पॉइंट अपना ए, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर मैं फोर्स यहां, वही पॉइंट है समझो सी, पर फोर्स ऐसे लगाने की जगह अगर ऐसे लगा रहा होता तो यहां फॉर्मूला बनेगा टॉर्क का, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC। ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो यहां से उस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC बनेगा। पर अगर फोर्स टेढ़ा लगाया है ऐसे, तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये है एक्सिस और ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा। अब आप AC नहीं लिख सकते, यहां आपको लिखना पड़ेगा AB। तो ये याद रखो दोनों पॉइंट का। तो ये सिंगल फोर्स का हो गया, डबल फोर्स का भी बता देता। सिंगल फोर्स यूज कर रहे हैं रोटेट करने के लिए। तो ये देखो टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से कहां तक, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर ये ऐसे है तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस AB, और अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है AC। उसी में अगर आप फोर्स को ऐसा लगाए तो इक्वेशन में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लेना है हम देखेंगे, ठीक है, देख लो। फिर कपल का ले लेते, वो हो गया तो फिर खत्म। फिर अपन अब वापस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ। ये इतना देख लो एक बार, आगे चलते। ये टॉर्क है बाद में, और अभी एक्सप्लेन कर रहा, तो ये याद रखना, ठीक है, बाद में एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। तो याद रखो ये सिंगल फोर्स, अगर बॉडी को रोटेट करना है तो ये एक्सिस फिक्स, जितना दूर फोर्स लगाएंगे उतना ही अच्छा है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है एक्सिस से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का। अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसे है एक्सिस को पैरेलल, तो यही रहेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बट एक्सिस ये है और फोर्स इधर लगा रहा है, तो ये यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो उसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा, तो यहां से यहां तक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो यहां लिखे AB और ये फॉर्मूला लेंगे तो AC। तो टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से कहां तक, फ्रॉम एक्सिस टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, फ्रॉम एक्सिस टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, वहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यूनिट बता देता, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, न्यूटन मीटर। डायमेंशन भी बता देता, फोर्स के डायमेंशन लिख लो पहले, ये रहे M1 L1 P माइनस, साथ में डिस्टेंस है यानी लेंथ है, एक और लेंथ बढ़ा देंगे। So these are the dimensions of torque। ये तो हो गया सिंगल फोर्स का। अब ले लेते हैं डबल फोर्स का। तो डबल फोर्स को बोलते हैं कपल। एक मिनट बता बेटा, मे भी शायद नवंबर के बाद ट्यूशन क्लासेस या स्कूल कॉलेज को थोड़ी बहुत परमिशन आए, कैसे परमिशन आती देखते हैं। उसके बाद जैसे ही अपने को परमिशन मिलेगी, सबसे पहले अपन एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। जो जो चैप्टर हो गए अपने उनके पीछे की एक्सरसाइज, तो उसके लिए अपने को न्यूमेरिकल सॉल्व करने आने चाहिए। तो न्यूमेरिकल के लिए लॉग सॉल्व करना सीखेंगे पहले। तो लॉग बुक सभी लोग लेके ही रखना, जब चालू होंगे तब मैसेज डालूंगे, तो लॉग बुक लेके रखो। तो सबसे पहले लॉग सीखेंगे, लॉग होने के बाद जितने भी अपने चैप्टर हुए उनके पीछे की एक्सरसाइज में के जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, जो भी लेना है। चलो आगे चलते। अब कपल, दो फोर्स लगा रहे हैं रोटेट करने के लिए, उसको भी टॉर्क ही बोलेंगे, पर कपल लगा रहे हैं यहाँ पे, सिंगल फोर्स नहीं लगा रहे। तो इसमें कैसा है समझो, ये ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट फिक्स है, यानी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है, तो इधर भी है इधर भी है। जब सिंगल फोर्स लगाया था, समझो ये रॉड है, इसको सिंगल फोर्स लगाना है, तो ये एक्सिस अपन ने फिक्स कर लिया था, इसके राउंड अपन फोर्स लगा के बॉडी को रोटेट करने थे। दरवाजे की एग्जांपल। अब इसका एग्जांपल देखेंगे तो अपना ड्राइविंग व्हील, टू
व्हीलर या फोर व्हीलर का ले लो पहले तो, ये व्हील अपन ने पकड़ के रखा है, एक फोर्स नीचे लगाते तो एक फोर्स ऊपर, ऐसा घुमाना इधर या इधर, ठीक है। तो एक फोर्स अगर इधर लगा रहा है तो एक फोर्स इधर। कभी ऐसे मत करना बैठ के कि दोनों नीचे खींच रहे हैं, अरे कार रोटेट होगा, रोटेट करने के लिए एक इधर लगाना पड़ेगा और एक इधर, यानी एक फोर्स अपवर्ड है तो एक डाउनवर्ड, और एक इधर वाला अपवर्ड है तो इधर वाला डाउनवर्ड। नहीं तो दोनों अपवर्ड या दोनों डाउनवर्ड लगाएंगे तो बॉडी रोटेट होने वाली नहीं है, गाड़ी सीधी जाके टकरा जाएंगी। टू व्हीलर, ये हैंडल बार अपना, यहाँ हेडलाइट लगी है, यहाँ पे फिक्स है, तो एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर। There are two forces equal in magnitude, opposite in direction. ये देखो ऐसे, अपने को इधर पलटना है तो अपन ये इधर धक्का मारेंगे, ये इधर खींचते, इधर पलटना है तो ये इधर खींचेंगे और ये इधर धक्का मारेंगे ऐसे। दोनों पीछे खींचेंगे नहीं ऐसा, या दोनों सामने धक्का मारेंगे क्या, नहीं, गाड़ी सीधा ही जाएंगी। टर्न करते समय ऑब्जर्व करना, ठीक है, अपन चला रहे गाड़ी, कौन ऑब्जर्व करता क्या कर रहा है, बस आप ऑब्जर्व करना। जब पलटना है समझो लेफ्ट में, तो अपन लेफ्ट वाला हाथ इधर, राइट वाला हाथ इधर, ऐसे टर्न करते हैं या इधर टर्न करते हैं, सिंपल। या टैप को ओपन करना है, टैप मान लो ऐसा टैप है, इसको ओपन करना है तो अपन ऐसे होल्ड करेंगे, एक फिंगर इधर रखेंगे, एक फिंगर इधर, और इससे इधर लगा रहे हैं तो अंगूठे से दूसरी तरफ लगाएंगे ऐसे, तो फिर उसको अपन रोटेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये देखो, एक फिंगर इधर लगाया, अंगूठा ये इधर लगाया, तो फिंगर से इधर पुश कर रहे हैं तो अंगूठे से दूसरी तरफ, यानी फिंगर से इधर तो अंगूठे से इधर, तो बॉडी रोटेट होगी, ठीक है। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट इस बुक पे रख दिया, अब इसको अगर रोटेट करना है तो देखो ये ऐसे रखा मैंने और ऐसे, ठीक है, ये देखो रोटेट हुआ, ये देखो ऐसे। तो एक फोर्स इधर लगाएंगे, एक फोर्स इधर, दो फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर इक्वल है तो वो वहीं के वहीं रोटेट होगा, अगर फोर्स कम ज्यादा हो गया तो इधर उधर जाके गिर जाएगा। समझ में आ रही है? ये घर पे जो कपल है वैसा ही है, मम्मी पापा तुम्हारे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, बट उन्हीं की वजह से वो गाड़ी लाइफ रोटेट हो रही, अदरवाइज नहीं। ध्यान रखना, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो घर पे नहीं बोलना ऐसा, इस तरह ऐसा बोल रहे थे कि दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, ऐसा नहीं। तो उन्हीं की वजह से लाइफ चल रही प्रॉपर्ली, रोटेट हो रही, ठीक है। तो ये है कपल ऑफ टू फोर्सेस, एक फोर्स यहां लगा रहे हैं, एक फोर्स यहां लगा रहे हैं रोटेट करने के लिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, और अब ये बॉडी को आप ऐसे रोटेट कर रहे हैं। तो एक्सिस अगर बीच में है तो दो फोर्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला, ये फोर्स एक F, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूरी लेंथ है L समझो, तो ये डिस्टेंस है L/2, ये फोर्स F प्लस ये डिस्टेंस एक्सिस से, पहले वाला सिंगल फोर्स का, यहां से सिंगल फोर्स, यहां से सिंगल फोर्स, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस सेम L/2, सो L/2 अंदर रहेगा, फोर्स कॉमन, तो F इनटू L। तो कपल अगर है तो ये सिंगल फोर्स का फॉर्मूला लगाया, ये सिंगल फोर्स का लगाया, दोनों को ऐड किया, तो आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। कपल में अब ऐसा नहीं बोलेंगे कि एक्सिस से वहां तक का डिस्टेंस, अपन ऐसा बोलेंगे कि एक फोर्स के लाइन ऑफ फोर्स से दूसरे लाइन ऑफ फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक लाइन ऑफ, देखो फिर से सुनो, ये सिंगल फोर्स इमेजिन किया, ये एक्सिस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर पूरी लेंथ है L, इसको हटा दो, तो ये है L/2, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो फोर्स ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहला, ये फोर्स ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूसरा, दोनों ऐड कर दिए, F कॉमन निकाल लिया, L/2 प्लस L/2 मतलब L। तो अब आप ऐसा इमेजिन कर सकते, फॉर्मूला वैसे ही है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बट अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से फोर्स तक का नहीं, एक फोर्स से दूसरे फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स निकाल लो, जैसे यहाँ है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो इन दोनों के बीच में का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डायमीटर ऑफ दैट व्हील या लेंथ ऑफ दिस रॉड, तो ये रहेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद रखो।
कहां से कहां तक? पहले बोल रहे थे एक्सिस से फोर्स तक, अब दो फोर्स है तो एक फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से दूसरे फोर्स के लाइन ऑफ फोर्स तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। ठीक है, तो इससे ये डायग्राम बना देते, देखो वापस देखो, ये इस एक्सिस के राउंड रोटेट करने वाले हैं, यहाँ पे एक फोर्स इधर लगेंगे, एक फोर्स इधर लगेंगे। अब एक्सिस का कोई लेना देना नहीं है, इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये लेंथ ऑफ द रॉड आ गई। तो यहां अपन कपल लगा रहे हैं, कपल टॉर्क, कपल ऑफ टू फोर्सेस इज कॉल्ड टॉर्क। सिंगल फोर्स वाला भी हो सकता है, डबल फोर्स वाला भी हो सकता है, दोनों को टॉर्क ही बोलते हैं। दोनों की यूनिट भी सेम, फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी वही न्यूटन मीटर, डायमेंशन जो बताया वही सेम रहेंगे। तो देख लो उतना ही फर्क है। तो अपन इसको सिंगल सिंगल लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, या दोनों को ऐड कर लो। इस फोर्स से इस फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। ठीक है, ध्यान रखो। अच्छा, ये बता, तो ये दोनों टॉपिक जो आज लिए हैं वो अपने काम आएंगे इलेक्ट्रिक डायपोल में, सेंटर ऑफ मास एंड टॉर्क। मान लो ये रॉड ऐसा है, इस एक्सिस के राउंड रोटेट कर रहे हैं, एक फोर्स इधर लगा रहे हैं, एक फोर्स इधर लगा रहे हैं, यानी ऐसा समझो ये रॉड है अपना। ठीक है, तो एक फोर्स इधर लगा रहे हैं, एक फोर्स इधर लगा रहे हैं, ये ऐसा, यहाँ एक फोर्स, यहाँ एक फोर्स, ऐसा घुमा रहे हैं उसको। तो यहाँ है फोर्स और ये फोर्स, तो ये उसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर यही रहेगा। बट मान लो ये स्लैंटिंग है, इसी एक्सिस के राउंड रोटेट कर रहे हैं पर स्लैंटिंग है ऐसा, तो एक फोर्स इधर लगा रहे हैं, एक फोर्स इधर लगा रहे हैं, तो ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा यहां लिख लेते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लो रॉड है AB, तो यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच में का डिस्टेंस कितना है? AB। ठीक है, अब वही रॉड है, थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, ठीक है उसको बराबर, ये वही रॉड है, उसी एक्सिस के राउंड रोटेट कर रहे हैं, पर अब स्लैंटिंग है ऐसा, तो ये एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर। ठीक है ना, ध्यान देना, ये वही रॉड है AB, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब ये परपेंडिकुलर है क्या? नहीं, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, इसको नाम देंगे C। तो यहाँ टॉर्क का फॉर्मूला आएगा फोर्स, फोर्स तो उतना ही है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पहले लिख रहे थे AB क्योंकि ऐसा था स्ट्रेट, अब ऐसा है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, एक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये दूसरी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, उन दोनों में का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है AC, ये यहां से है। समझ में आएगी? तो ये है कपल, तो देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लेना, क्या लेना। ठीक है, तो अभी तो यहाँ ये लाइन दोनों लाइन ऑफ फोर्स पैरेलल है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहेगा। अब ये लाइन ऑफ फोर्स, ये लाइन ऑफ फोर्स, और ये बीच वाला रॉड ये है अपना ऐसे स्लैंटिंग है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये है दोनों के बीच में का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर ने वही बोला है, दोनों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच में का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका और इसका। फोर्स इधर और इधर लगा रहे हैं, इसको डॉटेड यहां से ले लो, और ये डॉटेड, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है A। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले देख लेंगे। और एक चीज थोड़ा सा याद रखने की, कि आप ये रॉड है, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे फोर्स लगाए तो ठीक है, पर आप दो फोर्स ऐसे नहीं लगा सकते, ये बैलेंस फोर्स हो गए, ये ऐसे पिंच कर रहे हैं उसको, खाली पिंच। तो टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, ये भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन है, बट दे आर नॉट एक्टिंग ऑन द सेम लाइन। सेम लाइन पे है मतलब उन दोनों के बीच में का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 तो टॉर्क भी 0, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 तो टॉर्क भी 0। तो आप खाली उस पेन को पिंच कर रहे हैं, बस रोटेट नहीं होगा। रोटेट करने के लिए ऐसा एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर डिस्टेंस पे लगाना पड़ेगा और फिर आप उसको रोटेट कर पाएंगे। तो अगर एक ही लाइन में फोर्स एक्ट हो रहा है, ये वाली, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, टग ऑफ वॉर जैसा हो गया, फोर्स कैंसिल, टॉर्क 0। तो एक फोर्स आपको लगाना पड़ेगा थोड़ा यहां और एक फोर्स थोड़ा यहां, तो वो बॉडी को आप रोटेट कर पाएंगे।
एक ही लाइन पे रहे तो बॉडी रोटेट नहीं हो। तो ये इतना टॉपिक आप लोगों ने एक बार देख लो। नेक्स्ट वीडियो में अपन इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में शुरू करें, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास वाला लॉजिक देख के रखना और टॉर्क वाला फॉर्मूला एक बार देख लेना, यूनिट डायमेंशन बताइए तो वो सेंटर ऑफ मास वाला लॉजिक थोड़ा सा काम आएगा, टॉर्क का इक्वेशन काम आएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिंगल फोर्स है तो एक्सिस से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और कपल है तो दोनों फोर्स के बीच में जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है दोनों का, उनके बीच में का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इनके बीच में का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है AB। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच में का AC। टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करें। ये टॉपिक वापस बताने का काम नहीं पड़ने चाहिए टॉर्क को, और ये अच्छे से नोट डाउन करना, पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में खाली ये कॉन्सेप्ट काम आने वाला है, ठीक है। देखते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक डायपोल कंटिन्यू करेंगे।